नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज हमने एक दबाव का माहौल बनता हुआ देखा। हालांकि बीच में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आने की कोशिश मार्केट ने किया, लेकिन फाइनली गोल्ड दबाव में ही फिर से आ गया और 126 रुपये नीचे है इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। 51,500 रुपये के नीचे गोल्ड में ट्रेडिंग हो रही है। चांदी का भाव भी 67,000 के करीब ट्रेड कर रहा है और वहां पर भी आज एक्शन की पूरी कमी दिख रही है। तो सवाल ये है कि क्या आज के लिए गोल्ड में इस गिरावट पर बाइंग करना ठीक है या ये गिरावट और बढ़ेगी तो खरीदना चाहिए? इसी पर पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, क्या लगता है आपको आज गोल्ड जिस तरह से अभी करीब 125 रुपये नीचे है, क्या इस गिरावट पर अभी बेचना चाहिए, दाम और नीचे आएंगे, या आपको लगता है कि इस गिरावट पर बाइंग करके चलना ठीक रहेगा? नमस्कार विजय जी। डेफिनेटली देखा जाए तो शुक्रवार को जो डेटा पॉइंट थे वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डॉलर के फेवर में आए। हमारी थी कि 52,200 के ऊपर जाए तो बड़ी तेजी, अदरवाइज थोड़ा पुल बैक 51,700 750 ही लग रहा था। बट आज जिस ढंग से रुपए में मजबूती आई है वो डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा गिरावट दिखा रहा है, जबकि आप इंटरनेशनल में देखेंगे तो इस वक्त भी $1930 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं रुपए की मजबूती की वजह से, जिसके चलते मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो आज के लिए 51,400 का रेंज काफी अच्छा है। इस रेंज पे हम बाइंग कर सकते हैं 51,200 के स्टॉप लॉस से। जो अप साइड में 51,700 से 800 का लेवल फिर से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। गोल्ड में आप कह रहे हैं कि आज के लिए बाइंग करनी चाहिए 51,800 के टारगेट के लिए। अभी मार्केट है 51,500 के करीब, तो आपकी राय 51,400 पर गोल्ड में बाइंग की है। चांदी में भी यही रणनीति बनाई जाए अजय जी? बिल्कुल। हम फ्राइडे के सेशन में जो डेटा पॉइंट थे उसको देखते हुए लग रहा था बाय ऑन ड्रॉप ही रहेगा मार्केट, और वैसा ही हुआ। इंटरनेशनल में अभी भी अगर आप देखेंगे तो तेजी बना, बट डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है रुपया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट चांदी ने मॉर्निंग सेशन में $25 का भी लेवल इंटरेस्ट में टच कर चुका था। इस वक्त भी 0.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बट हमारे यहाँ पे रुपए की मजबूती की वजह से प्राइजेस ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे। बट इसी को देखते हुए मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 66,600 700 का जो रेंज है इस रेंज में लिया जा सकता है। 67 300 400 तक की जंप हम चांदी में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में आज तेजी की संभावना बन रही है, बाइंग की राय है। अच्छा, कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे इस भाव पर 815 के आसपास, अभी करीब ₹1.5 नीचे है, क्या करना चाहिए कॉपर में? मुझे लगता है कॉपर में थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जिस ढंग से चाइना मार्केट हॉलीडे पे है, इसकी वजह से मार्केट में कोई मेजर मूव नहीं बन पा रहा है। बट टेक्निकली अगर देखें तो 800 से 830 का एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट अटका हुआ। तो आज पूरे दिन मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। बट 812-13 के जो रेंज है वो अच्छे है लेने के लिए, वहां पे लेके चलिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 820 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट दबाव में है और ऊपर नीचे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन फाइनली मार्केट देखिए 104 के नीचे है। ब्रेंट नाइमेक्स क्रूड 99 के नीचे है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 7,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड में गिरावट की वजह मार्केट में पहले से मौजूद थी। चीन में डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है। सप्लाई ग्लोबल मार्केट में बढ़ाने की कवायद काफ़ी तेज़ हो गई है। अमेरिका ने बढ़ाया, अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी भी ने भी बढ़ाने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर सेंटीमेंट अभी कमज़ोर है कच्चे तेल के। तो आपको लगता है अजय जी कि ऐसे में क्रूड में अभी बाइंग का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए और बेच कर चलना चाहिए? बिल्कुल। मुझे लगता है कि इमीडिएट जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आई के अपडेट के बाद आया, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि यूएस ने भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात की थी रिलीज करने के लिए, और आई भी कर रहा है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ में हमने देखा रिग काउंट्स में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तेजी आई है, जहाँ पे 3 रिग्स बड़े हैं यूएस में, तो उसके चलते प्राइजेस में गिरावट है। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 98 के नीचे ब्रांड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मार्केट में गिरावट रह सकती है। करंट लेवल से भी बेचा जा सकता है। डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड दिखाई दे रहा है, बट 7400 तक के लेवल हम क्रूड में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल के ऊपर। चलिए अब हम आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में मेंथा ऑयल का भाव जो अभी है, क्या इस भाव पर आपको लगता है कि खरीदना ठीक रहेगा या अवॉइड किया जाए मेंथा को भी?
देखिए, मेंथा काफी स्लो गेनर रहा है पिछले एक साल के अंदर। हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन में फिर से ड्रॉप दिखाई दे रहा है इस बार। अभी तक मार्केट लकलस्टर रहा एक रेंज में रहा, बिकॉज एक्सपोर्ट जो ज्यादा करके हम यूएस और चाइना की तरफ देखते हैं, वहां से कोई ज्यादा निकल नहीं पा रहा। और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है, बट अभी की जो तेजी है वो सोइंग के डेटा को देखकर है। तो मुझे लगता है मेंथा में कंटिन्यू बने रहना चाहिए। अपसाइड मुझे लगता है इमीडिएट में तो 1140-50 का है, बट अगर सिचुएशन और थोड़ा अपवर्ड और डिमांड इंप्रूव होती है तो 1180 तक का भी लेवल दिखा दे तो बिल्कुल करंट मार्केट से लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 1140 से 50 का रहेगा। अच्छा, ग्वार का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि ग्वार में ठीक ठाक तेजी बनी है आज, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग है ग्वार में। क्या किया जाए अभी ग्वारगम में और ग्वार सीड में? देखिए, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म व्यू मेरा अभी भी तेजी का ही है, जैसे हमने पहले कहा था। हाँ, टेक्निकली अगर जो हमने शुक्रवार को एक बड़ा जंप देखा था, उसके बाद एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट में देख पाएंगे। उसी को देखते हुए ग्वारगम में आज बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड कीजिए नहीं, एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। तो 12,850 पे करंट मार्केट पे बेच के चलिए, 13,100-200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 12,450 तक का एक पुल बैक मिल जाएगा, बट ध्यान रखिए ये बिल्कुल इंट्राडे या मैक्सिमम कल तक के व्यू के लिए है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जो हमने पहले भी बताया था कि ग्वारगम 15,000 का इमीडिएट टारगेट और ग्वार सीड 8,100 का टारगेट, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तक का के लिए टारगेट है सर आपका? ग्वार सीड 8,100 और ग्वारगम 15,000। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मानसून, सोइंग और डिमांड, ये तीन चीज को देखते हुए मुझे लगता है जून तक ये आपको टारगेट मिल जाने चाहिए। जून तक मिल जाने चाहिए। तो अगर ठीक है, ये तो इंट्राडे के लिए आपने कह दिया कि आजकल के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं वो बेचें, लेकिन मान लीजिए कोई अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो क्या उनको इस गिरावट का फायदा खरीद कर उठाना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए उनको, जो थोड़ा लंबा ट्रेड जिनका है? बिल्कुल मित्र जी, मुझे लगता है देखो, कमोडिटी में जो पैसा बनता है वो थोड़ा सा लंबा व्यू लेकर ही बनता है। तो गवार में अब हमें काफी बड़ी मंदी के बाद अब निकलना चालू हुआ, और यूएस में आप देखिए 57% का रिक्स में जंप आया। पिछले एक साल में 250 के आसपास रिक्स बढ़े हैं, 243 रिक्स बढ़े हैं। ये संकेत देता है कि और रिक्स बढ़ सकता है। तो मैं सबसे ज्यादा बुलिश यूएस प्रोडक्शन को लेकर है। तो मुझे लगता है कि अगर ये गवार सीड की अगर हम बात करें तो प्राइसेस वापस 62-6300 के बीच में मिलता है, तो वहां पे एक अच्छी वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। गवार गम में भी मुझे लगता है कि 11,800 से 12,000 के बीच में मिले, वहां पे वापस एक बाइंग बनती है। बट ओवरऑल जून तक तो इमीडिएट टारगेट, क्योंकि जून के बाद एक हरिकेन सीजन यूएस में और स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा कंसर्न्स होते हैं क्योंकि रिस्क बंद होने चालू हो जाते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो वहां पे थोड़ा सा एक रिव्यू करने की जरूरत है, बट जून तक हमें लगता है मार्केट अच्छी तेजी में रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं वो इस गिरावट का फायदा बाइंग करके उठाएं, और जून तक आप कह रहे हैं कि 8,100 ग्वार सीड और ग्वारगम 15,000 तक जा सकता है। इस पर आप नजर रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि ग्वार आप देखिए कि लंबे वक्त तक बहुत दबाव में रहा, फिर तेजी लौटी। तो ग्वार को लेकर अलग अलग टारगेट आते हैं, लेकिन अब जितने भी एक्सपर्ट आ रहे हैं सबका ये मानना है कि ग्वार में आगे तेजी बढ़ सकती है। ठीक है अजय जी, एक बात और, मसालों पर क्या व्यू है? खास करके जीरा वायदा लगातार ऊपर जा रहा है, वहां पर क्या ट्रेड है अभी? देखिए, मेरा कहना है कि जितने भी मसाले में अभी लास्ट 15-10 दिन में जो तेजी आई है, फ्रैंकली बोर्ड पे हमें तेजी दिख रही है टेक्निकली। बट अगर फिजिकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे इतना बड़ा कोई जंप नहीं आया, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ कॉशियसनेस है मार्केट में। तो मेरा व्यू अभी भी न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज अगर जीरे की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट जो जाता है इस वक्त वो चाइना में जाता है। रमजान की जो डिमांड है वो पूरी हो चुकी है। तो ये जो अभी 8-10 दिन में जो तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं शंका देती है, बिकॉज स्पॉट मार्केट में उतना बड़ा जंप नहीं देखा जिनसे भी हमने बात की है फिजिकल ट्रेडर से। तो आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल जो जंप आ रहा था वो हो चुका है। बेटर यहाँ पे मुनाफा बुक करके थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा कॉटन के ऊपर होगा। कॉटन में भी आप देखिए कि जबरदस्त तूफानी रफ्तार से कॉटन का भाव ऊपर जा रहा है। मतलब कॉटन में ये तेजी थमेगी, मतलब अभी करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? मैं शनिवार को ही एक वेबिनार में था जहां पे मैंने कॉटन के लिए अक्टूबर तक का व्यू लिया है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो मुझे बैलेंस शीट और बाकी फैक्टर्स दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है $2 मतलब 260 तक का भी लेवल हम अक्टूबर तक कॉटन में आते हुए देख पाएंगे। ये कोई सरप्राइज वाली चीज नहीं, क्योंकि जनवरी तक ऐसा लग रहा था कि कॉटन का एरिया बढ़ेगा भाव को देखकर। बट जिस ढंग से यूक्रेन में, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूँ जहां पे बताया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर जो सोइंग है वो 50% रह जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं यूक्रेन में ऑयल सीड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं पूरे कंट्रीज, चाहे यूएस, अर्जेंटीना, इंडिया, सभी कंट्रीज का ऑयल सीड की सोइंग पे ज्यादा ध्यान देगा। और ये कहीं ना कहीं कॉटन का एरिया
मार्जिनल बढ़ सकता है या ड्रॉप हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर 6-8 महीने की बात करें तो कॉटन में जबरदस्त तेजी है। हाँ, अप्रैल से लेकर जून के बीच में जब मानसून और सोइंग का पीरियड होता है तो एक करेक्शन हम जरूर देख सकते हैं जो 30-31 हजार तक का डोमेस्टिक मार्केट पे आ जाए। बट हम अक्टूबर तक की बात करें तो नए हाइस तो ऑलरेडी हम डोमेस्टिक मार्केट पे देख पा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल में मुझे लगता है 180 से 200 सेंट तक के भी लेवल हम कॉटन में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कहाँ पर ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं।